वो हम देखेंगे। और इस तरीके से अराउंड 15-20 मिनट्स का हर एक जो जो पार्ट हमने दिया है उसका हम 15 से 20 मिनट में हम चेक कर लेंगे कि इस तरीके से ये चीजें टैली में हैंडल हो सकती हैं, उसका किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और ड्यूरिंग एक एक सेशन कंप्लीट होने के बाद विल पॉज फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। उसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो यू कैन आस्क मी, और नहीं तो फिर एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। ओके, सो वी कैन डायरेक्टली, पीपीटी में ज्यादा कुछ है नहीं, तो वी कैन डायरेक्टली नाउ मूव टू द प्रोडक्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज माय टैली। प्रियंक सर, मेरा टैली विजिबल है? यस है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो आप सब लोगों को ये स्क्रीन तो फेमिलियर हो गई, ये टैली ERP9 की स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कंपनी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो कंपनियां हैं, श्री कृष्णा ट्रेडर्स 11-12 और श्री कृष्णा ट्रेडर्स 12-13। तो मुझे जो ऑडिट करना है ये 12-13 की कंपनी को ऑडिट करना है। तो मैं जस्ट इसको एंटर करता हूँ। एंटर करके यहाँ पे मुझे नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड पूछता है। उस कंपनी का जो रिस्पेक्टिव यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यूटिलिटी के बाद एक नया ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो गया है, वो है ऑडिट का, ऑडिट एंड कंप्लायंस का। तो बहुत सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनके पास अगर ये पर्टिकुलर ऑडिट एंड कंप्लायंस का अगर या ऑप्शन वहां पे नहीं आ रहा है तो आपको ये चेक करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ये अल्ट्रेशन में जाना है इस कंपनी के, और यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन जो है ना, ये शायद आपके पास नो रहेगा। मतलब जो मैंने आईडी और पासवर्ड वहां पे दिया था कंपनी ओपन, अगर वो आपने नहीं दिया है तो अगर आप देखेंगे अभी अभी जैसे मैंने एक कंपनी ओपन किया है तो अभी आपके पास ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ऑडिट एंड कंप्लायंस का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो अगर आपको ये जो ऑप्शन है ऑडिट एंड कंप्लायंस का, इसको अगर इनेबल करना है, अगर आपके कंपनी में ओपन करने के बाद अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जाना है कंपनी इन्फॉर्मेशन में, कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन होता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको आपको यस करना है, और आपका जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर आईडी और पासवर्ड इसको आपको देना है। तो मैं अभी सिंपल यहाँ पे मेरा जो रिस्पेक्टिव आईडी और पासवर्ड है इसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे दे देता हूँ। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने इसको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया, ये मुझे यूजर आईडी पासवर्ड पूछता है अभी, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया तो मेरे पास ये देखिए ऑडिट एंड कंप्लायंस का ये ऑप्शन इनेबल हो गया। तो आप सब लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको सिर्फ सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना है, और इस पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास उसको आपको इनेबल करना है। कोई भी आप आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, आईडी पासवर्ड आपने दे दिया तो ये मेरा ऑडिट एंड कंप्लायंस का पार्ट ओपन हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व की जो प्री रिक्विजिट होता है टैली में वो ये है। अदरवाइज सब लोगों के पास ये बाय डिफॉल्ट ऑडिट एंड कंप्लायंस का जो ऑप्शन है ना, बाय डिफॉल्ट सब लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ऑडिट प्लानिंग का। तो अभी हम देखते हैं कि ऑडिट प्लानिंग इसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑडिट एंड कंप्लायंस जो ऑप्शन है उसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद मेरे पास चार ऑप्शन आते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के। एक है आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड है ऑडिट एंड एनालिसिस, थर्ड है ऑडिट जर्नल्स, एंड फोर्थ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो उसमें से ऑडिट जर्नल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये जो ऑप्शंस है वो हम हमारे नेक्स्ट वेबिनार हम जब प्लान करेंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि ये डिटेल सेक्शन है। अभी हम पहले देखेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एनालिसिस, ये दो ऑप्शन हम देखेंगे। तो उसमें जो ऑडिट प्लानिंग का हमने जो सेकंड जो पार्ट हमने देखा था उसको अगर आपको देखना है तो उसको किस तरीके से दिखता है, तो आपको जाना है यहाँ पे ऑडिट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो ऑप्शन है इसमें आपको एंटर करना है। आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का आपका ऑडिट पीरियड आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑडिट प्रोग्राम करके, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है ऑडिट प्रोग्राम में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑप्शन दिखेगा सेट अल्टर क्लाइंट एंड ऑडिटर्स डिटेल्स, इसको आपको यस करना है। तो जैसे आप यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे ऑडिटर्स की डिटेल्स आ जाएंगे, आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टीम मेंबर का आपको नाम देना है, मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी को कौन से ऑडिट टीम जो है ये कौन सा ऑडिट टीम यहाँ इस पर्टिकुलर ऑडिट को करने वाली, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के ऑडिट को करने वाली है। यहाँ पे आपको सिंपल ऑडिट टीम मेंबर्स के आपको नाम देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अमर अकबर एंथोनी का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट के डिटेल्स आते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो अपनी कंपनी है, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में हम जो डिटेल्स डालते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कंपनी का स्टेटस, इंडस्ट्री टाइप वगैरह जो एडिशनल डिटेल्स आपको जो डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ उसके बाद देखिए मेरे पास ये पूछता है कि एरियाज ऑफ ऑडिट, तो मतलब इस कंपनी में कौन कौन से एरियाज जो है उसको हम ऑडिट करने वाले हैं, ये आपको यहाँ पे
डिफाइन करना पड़ता है, या आप डिफाइन कर सकते हो रादर आई कैन से। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो अराउंड 16 to 17 हमने ऑडिट एरिया जो है ये बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे दे दी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बैंक बुक पहुंचिंग करना है तो मैं जैसे यहाँ पे बैंक बुक पहुंचिंग एंटर करूंगा, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एक नया स्क्रीन ओपन हो जाता है और यहाँ पे वो पूछता है मुझे कि इस पर्टिकुलर बैंक बुक पहुंचिंग को करने के लिए एस्टिमेटेड डेज मेरे कितने हैं, मतलब कितने डेज में मैं उसको कंप्लीट करना चाहूंगा, तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद एक्चुअल मतलब जब आपका वोटिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक्चुअल आपको कितना पीरियड लगा है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो जब हम एस्टिमेटेड पीरियड यहाँ पे डालते हैं तो उसके बाद एक्चुअल पूछता है मुझे कि जब आपका एक्चुअल बैंक बुक वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कितना टाइम आपको एक्चुअल लगा है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ वेरिफिकेशन मतलब बैंक बुक वोटिंग जो है वो आपको कितने परसेंट तक करना है, कितना एक्सटेंड उसको आपको करना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो आपको पूछेगा कि जो हमने ऑडिट टीम क्रिएट किया है उसमें से कौन जो टीम मेंबर है, कौन टीम मेंबर इस पर्टिकुलर बैंक बुक वोटिंग को करने वाला है या कौन करेगा, तो उसका नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन रिमार्क्स, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ये जब ऑडिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वेरिफिकेशन जब होता है उसके रिमार्क्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद ये बैंक बुक वोटिंग हम जब कंप्लीट करेंगे, जो रिस्पेक्टिव टीम मेंबर है वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसका रिव्यू कौन करने वाला है, यहाँ पे आप उनके नाम सेट कर सकते हैं। और रिव्यू रिमार्क्स क्या होंगे, मतलब जब ये बैंक बुक वोटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिव्यूअर है वो अपने रिव्यू के रिमार्क्स क्या है ये आप यहाँ पे मतलब डायरेक्टली टैली में ही डाल सकते हैं। आपको कुछ अलग मतलब आपका एक्सेल हो गया या वर्ड वगैरह हो गया, ऐसे कोई अदर टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे डाल सकते हैं। तो जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो नेक्स्ट एरियाज पे आ जाएंगे। तो ऐसे इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड जितने भी आपको ऑडिट एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई किए, जो आपको लगते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में करने हैं, आप वन बाय वन कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने और क्या किया है कि ये जो हमने कुछ जो ऑडिट एरियाज यहाँ पे लिस्ट डाउन की है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एडिशनल ऐड करना है तो यहाँ पे हमने एक नया ऑप्शन दिया है न्यू करके। तो जैसे आप एंटर करेंगे न्यू करके तो आप खुद का भी एरिया ऑफ ऑडिट जो है ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो मेनू में ऐड हो जाएगा, मतलब लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट हमने 12 से 16 ऑडिट एरियाज दिए हैं, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं आपका खुद का एरिया ऑडिट एरिया जो है वो आपको डिफाइन करना है, तो न्यू में आप एंटर करेंगे, आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। और जैसे आप इसने यहाँ पे आपने इसको फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ऑडिट एरियाज में कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट दी ऑडिटिंग प्रोग्राम बेसिकली आई कैन से। और इसका ब्यूटी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है कि जब आपने ये ऑडिट प्रोग्राम आपने डिफाइन कर लिया है तो आप इस ऑडिट प्रोग्राम को एज अ मास्टर ऑडिट प्रोग्राम जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। मास्टर ऑडिट प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बार ये डिफाइन कर दिया और आपको लगता है कि यही प्रोग्राम जो है मुझे कुछ मुझे इसमें एडिट करना है, बाकी सब कुछ चीजें वही मुझे रखनी है, तो उस केस में यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है कॉपी प्रोग्राम करके। तो यही प्रोग्राम जो है आप यही प्रोग्राम डायरेक्टली अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी वहां पे ओपन है तो आप इसमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कंपनी को ये जो प्रोग्राम है इसको आप सेंड कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर अ वेरी गुड फीचर कि अगर आपने एक प्रॉपरली डिफाइन कर दिया ऑडिट प्रोग्राम और एक ऑडिट प्रोग्राम आपने डिफाइन कर दिया तो उसी को आप एक बेस प्रोग्राम करके आप इसी को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप बाकी की जगह भी कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का जो पार्ट है ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट आप टैली में ही डिफाइन कर सकते हैं, आपको कुछ अलग दूसरी जगह पे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दी ऑडिट प्रोग्राम इनटू टैली। और बढ़िया ऑप्शन इसका ऐसा है कि ये आपके पास जब आप ये क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट के डेटा में अगर आपने क्रिएट कर दिया तो ये हमेशा आपके टैली के डेटा में ही रहेगा, तो आपको कुछ अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ कस्टमर का डेटा बैकअप जो है आपके पास जनरली होता है, ऑडिट करने के बाद अगर आपने डेटा आपके पास रख दिया है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये ऑडिट प्रोग्राम है ये मतलब किस तरीके से हमने डिफाइन किया है। इस तरीके से हम इसको ऑडिट प्रोग्रामिंग को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको मालूम है कि जो हम नीचे ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो रिमार्क्स हम लिखते हैं तो हमने कुछ यहाँ पे अगेन बाय डिफॉल्ट ऐड किए हैं। आप इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में,
अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने ऑप्शन दिया है ऐड डिटेल का। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भी ऐड करने हैं तो आप ऑडिटर्स प्रोग्राम में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम दैट वी हैव गिवन। सेकंड है एनेक्स टू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने कुछ ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो मैटर्स इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड आप करना चाहते हो, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट है तो जैसे आप यहाँ पे स्टेटस और बाय का हमने ऑप्शन दिया, इसको आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि मेंटेनेंस ऑफ पुअर प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिस्पोजेबल, ऐसा है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो और नीचे डिटेल्स हमने दी है कि इस पर्टिकुलर फिक्स एसेट से रिलेटेड जो कुछ भी आपको डिटेलिंग चाहिए, पर्टिकुलर्स चाहिए, हमने यहाँ पे ऐड करके लिखी है और आपको उसका स्टेटस देना है, डन किया है, वेरीफाइड किया है, डन किया है, नॉट एप्लीकेबल है, जो कुछ भी आपके रिमार्क्स वगैरह है, पेंडिंग है, ये से आप इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर्स का डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगेन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ईमेल मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सेल में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं या टैली में आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये बाकी के ऑप्शंस हमने दिए, इसको आप एंटर करेंगे तो आपको डिटेल्स और यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट एंटर करते रहिए तो आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्क्रीन है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द ऑडिटर्स आल्सो एंड सेव्स लॉट ऑफ योर टाइम। ओके, सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो इस कंपनी को क्या स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, इसको आप यस नो में कर सकते हैं और आपके खुद के रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग का भी पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। अगेन सेम, आपको जो लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी को क्या क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एप्लीकेबल है, इसको आपको यस नो करना है और उस तरीके के आपके रिमार्क्स यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है, इसमें हमने देखा है कि ऑडिट प्रोग्राम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स क्या होता है, कारो रिपोर्ट हम इसको बोलते हैं, वो क्या है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इनटू टैली इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका जो थर्ड हमने कहा था कि ऑडिट एंड एनालिसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्चुअल ऑडिट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ऑडिट एंड एनालिसिस का, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि ये जो स्क्रीन जो है ऑडिट एंड एनालिसिस की, इस स्क्रीन को टैली ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो ऊपर वाला पार्ट आपको आपका डेटा एनालिसिस का पार्ट, यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, इसको किस तरीके से यूज करते हैं ये हम देखेंगे। और सेकंड जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऑडिटिंग का मतलब एक्चुअली किस तरीके से इस पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिट हुआ है, किस तरीके से ऑडिट का स्टेटस अभी तक का है, ये आपको पूरा पता चलेगा। तो दो पार्ट्स को हमने इसमें इस स्क्रीन को डिवाइड किया है, और डेटा एनालिसिस का पार्ट और ऑडिटिंग का पार्ट। ओके, तो अभी सबसे पहले देखते हैं ऑडिटिंग वाला पार्ट हम देखते हैं, और आपको इसमें क्या क्या किस तरीके से हमने टैली में ऑप्शन दिए हैं, किस तरीके से आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑडिटिंग के पार्ट में आपको मल्टीपल कॉलम्स दिखेंगे। तो सबसे पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि टोटल वाला जो कॉलम है 990, ये 990 मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी में टोटल 990 वाउचर्स अवेलेबल है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी में कितने वाउचर्स है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड वाला जो कॉलम है वो सैंपल्ड दिख रहा है आपको, सैंपल्ड मतलब 157 दिख रहा है। तो सैंपल्ड मतलब 990 पर्टिकुलर कंपनी में 157 जो वाउचर्स है उसका सैंपलिंग ऑलरेडी किया गया है बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। वो हम देखेंगे किस तरीके से सैंपल होता है। तो ये दिख रहा है आपको, विच इज अराउंड 16% ऑफ द टोटल वाउचर्स। ओके, सेकंड थर्ड कॉलम है आपको ऑडिटेड है। ऑडिटेड मतलब जो हमने सैंपल्ड वाउचर्स जो हमने डिफाइन की है, उस सैंपल्ड वाउचर्स में से कितने ऑडिटेड किए गए हैं, कितने वाउचर्स को हमने ऑडिट किया है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा थर्ड कॉलम में ऑडिटेड में। फोर्थ जो है वो इंटरनल ऑब्जर्वेशन पेंडिंग एंड क्लेरिफाइड, ये क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन क्या है वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में आपको दिखेगा अल्टर्ड, व्हिच इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू सी। अल्टर्ड मतलब क्या होता है कि जब हमें ऑडिट करते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, जैसे मैंने 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऑडिट की है, तो ऑडिट करने के बाद अगर जो कस्टमर है या यूजर जो है इस पर्टिकुलर ऑडिटेड वाउचर में जाता है और उसको कोई एडिट करता है या कोई चेंज करता है या कोई अल्टर करता है, तो उस केस में इमीडिएटली ये पर्टिकुलर जो वाउचर है ये ऑडिट से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अल्टरेशन कॉलम में आके बैठा है। तो जो आपने ऑडिट किया है पर्टिकुलर वाउचर को या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ऑडिट करने के बाद जो यूजर है वो चेंज करता है वहां पे, तो इमीडिएटली ये मूव होके ऑडिटेड से निकल के अल्टरेशन में आ जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा इमीडिएटली
कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमने पहले ऑडिट किया था, लेकिन उसके बाद उसको अल्टरेशन किया गया है। तो इस तरीके से लास्ट कॉलम में अल्टर में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। नाउ विल कम टू दी सैम्पलिंग पार्ट की किस तरीके से इसको सैंपल करते हैं और क्या करते हैं। तो ये हम एंटर करते हैं। ओके, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगा, और इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपके लेफ्ट हैंड साइड में इस पर्टिकुलर कंपनी में कौन कौन से वाउचर टाइप्स को यूज किया गया है, ये पूरे वाउचर टाइप्स यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें से आपको जो लगता है कि आपको सैम्पलिंग करना है इस पर्टिकुलर टोटल वाउचर टाइप में से, उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि सेल्स वाला पार्ट है, तो सेल्स को हमको ये करना है, सैम्पलिंग करना है इस पर्टिकुलर वाउचर टाइप का। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 63 वाउचर्स है सेल्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर सेल्स का जब मुझे सैम्पलिंग करना है, ऑडिट करना है, तो इस पर्टिकुलर वाउचर को मैं स्पेस बार देके सिलेक्ट करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस बार देके उसको सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल होता है सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन करके। ओके, तो सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अलग अलग टाइप के मेथड्स जो है, ये मेथड्स सैम्पलिंग मेथड जो है ये टैली ने बाय डिफॉल्ट इसमें इनबिल्ट दिया है आपको। इसमें से आपको जो लगता है कि जो मेथड आपको यूज करनी है इस पर्टिकुलर वाउचिंग के लिए या इस पर्टिकुलर सैम्पलिंग के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल वाउचर्स मतलब सभी वाउचर्स आ जाएंगे। अमाउंट रेंज है, अमाउंट रेंज मतलब आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स का जो वाउचर है या वाउचर टाइप है, इसमें से मुझे से फॉर एग्जांपल 50,000 से लेके 10 लाख तक के रेंज वाले जो वाउचर है उसको मुझे सैम्पलिंग करना है और उसका मुझे ऑडिट करना है। तो सैंपल रेंज आप देख सकते हैं। बेनफोर्ड एनालिसिस इज अनदर गुड सैम्पलिंग मेथड। आप गूगल कर सकते हैं बेसिकली बेनफोर्ड एनालिसिस, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे सैम्पलिंग मेथड से। इवन नंबर वाउचर्स, ऑड नंबर वाउचर्स सैम्पलिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पीरियड का हमने ऑप्शन दिया है सैम्पलिंग के लिए, तो स्पेसिफिक पीरियड हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपके कस्टमर्स का कोई सीजनल बिजनेस वगैरह होता है, वहां पे उस पर्टिकुलर सीजनल मेथड के लिए, सीजनल पीरियड के लिए अगर आपको सैम्पलिंग यूज करना है तो आप स्पेसिफिक पीरियड भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और स्पेसिफिक वाउचर्स अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वाउचर को ही आपको सैम्पलिंग मेथड यूज करना है उस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। तो मतलब शुरुआत करते हैं बेसिकली अमाउंट रेंज से। तो विल गो विद द अमाउंट रेंज। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि मुझे जो ऑडिट करना है, सैम्पलिंग करना है, सॉरी, वो मुझे करना है मिनिमम अमाउंट इज 20,000 रुपीज एंड से मैक्सिमम अमाउंट से 5 लाख रुपीज। तो इस पर्टिकुलर रेंज में जितने वाउचर्स है मुझे सैंपल करके चाहिए, उसका मैं ऑडिट करूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इमीडिएटली जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया है सैम्पलिंग को, तो यहाँ पे इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड हमने यूज किया है इस पर्टिकुलर वाउचर टाइप को ऑडिट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसके आगे आपको दिख जाएगा कि टोटल वाउचर्स कितने 63, और उसमें से आपको पता चलेगा देखिए सैंपल्ड वाउचर्स 28 बता रहा है। मतलब हमने जो अमाउंट रेंज दिया था उस पर्टिकुलर अमाउंट रेंज में 28 वाउचर्स ऐसे हैं जो टैली ने आपको सैंपल करके दिए। ओके, somebody is on the okay, thank you so much। ओके, तो जैसे मैं ये जो वाउचर वाला पार्ट है सैंपल्ड वाउचर्स का, इसको मैं एंटर करता हूँ 28, तो मुझे जितने भी ये 28 वाउचर्स जो है जो ऑटोमेटिकली सैंपल्ड होके आए हैं, ये मुझे यहाँ पे देखो इमीडिएटली यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी इसके बाद हमको इसका एक्चुअल ऑडिट करना है। तो ये तो सैम्पलिंग मैंने निकाल दिया कि ये इतने जो ट्रांजेक्शन है इसका मुझे सैम्पलिंग करना है। तो उसमें अभी मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है मुझे इसका किस तरीके से इसको ऑडिट करना है। तो जनरली जैसे मैंने कहा था कि हम क्या ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसके बाद उसके सामने ग्रीन टिक मार्क करते हैं कि ये जो वाउचर है या ये जो सेल्स है इसको प्रॉपर्ली ऑडिट किया गया है। तो टैली में हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द एक्चुअल पिन, या बाय डिफॉल्ट हमने टैली में किस तरीके से दिया गया है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रांजेक्शन, इसको मुझे ऑडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे कर्सर दे दिया, तो ये कर्सर आने के बाद इसको मैं सिंपल एंटर करूंगा। ओके, मैं जिस तरह फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी मेरे सैंपल्स ट्रांजेक्शंस आ गए हैं उसमें से जो कुछ भी ट्रांजेक्शन मुझे ऑडिट करना है उसको मैं कर्सर लेके आऊंगा और उसको सिर्फ मैं एंटर करूंगा। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने एक ऑडिट डिटेल्स का एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो ऑडिट डिटेल का स्क्रीन ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे ऑडिट स्टेटस दिखता है, ऑडिटेड, एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन और इंटरनल ऑब्जर्वेशन। समझो इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है ये मुझे ओके लगा है, मुझे इसको ऑडिट करना है, टिक करना है उसको, तो मैं यहाँ पे सिंपल उसका स्टेटस चेंज करूंगा ऑडिटेड करके। ये ऑडिट हो गया,
और आपका जो कुछ भी ऑडिट नोट है, रिस्पेक्ट ऑडिट नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ ओके कर दिया और ऑडिट वर्किंग पेपर में इसको कॉपी कर दिया, इसको मैंने यूज कर दिया। तो सिंपल देखिए, इमीडिएटली मेरा इसका स्टेटस चेंज हुआ ऑडिटेड करके। तो आपको टैली में ही बाय डिफॉल्ट आप इसको ऑडिट कर सकते हैं। आपको कुछ एडिशनल कुछ जो एडिशनल जैसे मैंने कहा कि एक्सेल है, वर्ड है, या आपके कुछ बाकी के पेपर्स वगैरह बहुत आप जो यूज करते होंगे, तो आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप टैली में से इसको ऑडिट कर सकते हैं। सेकंड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है सिल्वर प्लस कंप्यूटर से, इसका मुझे ऑडिट चेक करना है। जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे लगा कि ये जो पर्टिकुलर जो जो ट्रांजेक्शन सेल्स ट्रांजेक्शन है, इसका फॉर एग्जांपल उसका कुछ सेल्स इनवॉइस आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप और इस पर्टिकुलर इनवॉइस का या इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए कस्टमर के वहां से, कस्टमर के डिटेल, कस्टमर से आपको क्लेरिफिकेशन लेना इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का, तो आप यहाँ पे उसका स्टेटस डाल सकते हैं एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन करके। तो एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑडिट स्टेटस है कस्टमर को उसके टैली में दिख जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए हमारे ऑडिट टीम को, और वहां पे इसको टैग कर सकते हैं एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन में। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट एक मेरा ऑडिट नोट लिखता हूँ कि सपोर्टिंग डॉक रिक्वायर्ड। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे एक मेरा ऑडिट नोट मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको मैं एंटर करता हूँ। और यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर नेम्स वगैरह आते हैं, जब कस्टमर ने अगर वहाँ पे टैली में यूजर क्रिएट किए हैं, तो किस यूजर से भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, ये भी उसको हम डाल सकते हैं वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, प्रायोरिटी मैंने इसको मीडियम रखी है, और कैटेगरी जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे दिया है। अगर आपको न्यू ऐड करना है तो कैटेगरी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सपोर्टिंग रिलेटेड ये कैटेगरी है, और इसको मैंने यस कर दिया। देखिए अभी यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इसका भी स्टेटस चेंज हो गया है, और मुझे ये लग रहा है कि ऑडिट क्लेरिफिकेशन चाहिए जो कस्टमर से मुझे चाहिए उस केस में। ओके, थर्ड मेरे पास ये अगेन ये मेरे पास ये थर्ड है, इसको भी मैं एंटर करता हूँ, और मुझे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ क्लेरिफिकेशन जो है, इस क्लेरिफिकेशन को मुझे लेना है फ्रॉम माय ऑडिट टीम। मतलब जो मेरी इंटरनल ऑडिट टीम जो है, जो ये इस पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर काम करे, इस पर्टिकुलर कस्टमर के ऑडिट के ऊपर काम कर रही है, उस टीम से मुझे क्लियरिफिकेशन चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो ये मैं इंटरनल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे डाल दूंगा कि ये जो जो टीम है उसको ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है, इससे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमको चेक करना है कि किस तरीके से ये ट्रांजेक्शन हो गया है, और उसमें कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं क्या, जो टीम मेंबर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ऑडिट कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे अगेन ओके डाल दूंगा, प्रायोरिटी मैंने सेट कर दिया मीडियम, आगे मैं इसको यस कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है ये कंटिन्यूसली सिर्फ आपको यहाँ पे एंटर करना है, आपके जो स्टेटस है उसको आपको चेक करना है। मैंने यहाँ पे ऑडिट डाल दिया, ओके कर दिया। ऐसे में 2-3 और एक जिसमें ऑडिट कर देता हूँ यहाँ पे ओके करके। ओके, तो इस तरीके से आपको सिर्फ एंटर करना है, और आपको इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है उसका स्टेटस जो है वो आप प्रॉपर्ली यहाँ पे डालना है कि वेदर दैट्स बीन ऑडिटेड, वेदर यू नीड सम काइंड ऑफ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द कस्टमर, और मे बी यू रिक्वायर्ड अ क्लेरिफिकेशन फ्रॉम योर इंटरनल टीम मेंबर्स, और यू रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। तो ये आपने जो सैंपल्स हमने जो निकाले हैं, उस सैंपल्स में से कुछ ट्रांजेक्शंस को हमने यहाँ पे ऑडिट किया है। और भाई ऑडिट करने के बाद क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे एस्केप करके जो मेरी पिछली वाली स्क्रीन है यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है टोटल वाउचर्स के बाद आपको दिखता है कि ऑडिटेड वाउचर्स। तो अभी हमने जो 4 ट्रांजेक्शंस को जो ऑडिट किया है वो आपको यहाँ पे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये जो 4 वाउचर्स है जिसको हमने ऑडिट किया है, तो ये भी नंबर्स आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और इसके बाद मैं मेन स्क्रीन में आता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे चेंज हो गए कि टोटल सैंपल वाउचर्स जो पहले अराउंड 1 मेरे ख्याल से 166 थे, वो चेंज होके 185 हो गए हैं। ऑडिटेड पहले 4 थे, अभी 8 हो गए। तो दिस इज हाउ यू विल कंटिन्यूसली, जैसे जैसे आप इसको ऑडिट करते रहेंगे, जैसे जैसे इसको आप सैम्पलिंग करते रहेंगे हर एक वाउचर टाइप में जाके, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से इसका चेंज होता है। सैंपल वाउचर्स आपको पता चल जाएंगे, ऑडिटेड वाउचर्स कितने वो पता चल जाएंगे। इंटर ऑब्जर्वेशन हमने जो डाला था, जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमने जो ऑब्जर्वेशन है इसको इंटरनल टीम से मुझे डिटेल्स वगैरह चाहिए या है उनसे, तो आप इस केस में इसको इंटरनल ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं। और जो एक्सटर्नल क्लेरिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे जो कस्टमर इनको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये देखिए ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करके, तो इस तरीके से जो कुछ भी आप वहाँ पे ऑडिट नोट में डालते हैं ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा।
Okay, so this is how the auditing or the sampling method can be used into Tally. तो इसका बेसिक बेनिफिट क्या होता है कि जो रिव्यूअर है या जो बेसिक ऑडिटर जो है उनको इमीडिएटली जैसे वो टैली में इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आते हैं तो एट अ ग्लांस उनको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि इसमें से कितने ये जो कंपनी है इसमें से कितने ट्रांजैक्शंस के सैंपल हो गए हैं, सैंपल में से कितने ऑडिटेड हो गए हैं, उसमें जो मेरे टीम मेंबर्स है उनको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए क्या, उनको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए क्या, तो वो इमीडिएटली इंटरनल ऑब्जर्वेशन में जाके चेक कर सकते हैं। कुछ कस्टमर से कुछ क्लेरिफिकेशन अगर मेरे टीम मेंबर ने पूछा है तो वो क्या पूछा है, वहां पे कस्टमर ने क्या क्लेरिफिकेशन वगैरह दिया है क्या, वो यहाँ पे दे सकते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने कहा था कि अल्टर्ड वाउचर वगैरह कुछ है तो यहाँ पे वो देख सकते हैं। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर द टीम मेंबर्स आल्सो, जो एक्चुअल ऑडिट कर रहे हैं उनको भी काफी इजी हो जाता है ये पर्टिकुलर टैली का ही यूज करना। और जो मेरे रिव्यूअर हैं या जो मेरे सीनियर हैं जो मुझे देखना चाहते हैं बेसिकली अभी तक इस पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर ऑडिट के एंगल से क्या क्या काम हुआ है, उनको भी एट अ ग्लांस ये इमीडिएटली उनको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो वाउचर का जो वेरिफिकेशन है, सैम्पलिंग है और ऑडिटिंग है, इसको हम टैली में से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ओके, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट पॉज फॉर अ मिनट। इसमें अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी दिस एनी क्वेश्चन इनटू दिस, कि अभी तक हमने जो देखा है ऑडिटिंग या सैम्पलिंग वाला पार्ट, इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी, they can unmute themselves and they can ask me. Hello. Yes. Yeah. Thanks for the session. And I would just like. सर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है सर। Hello. हाँ। Now it's perfect. Still it's slow, but yes, you can tell me, sir. Let me try, sir. Okay. I just wanted to know that if company is having a larger data, हाँ. based on that we have to do audit in Tally, and can it be exported? अगर आवाज कम आ रही है तो आप हेडफोन यूज कीजिए तो शायद ज्यादा आएगी आपको आवाज। हाँ, मतलब किसी को क्वेरी है तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस। अभी आ रही है क्या? सॉरी बट बहुत कम आ रही है सर। ओके ओके, सो मे बी ओके, सो व्हाट वी कैन डू सर। हेलो सर, आप दूसरा कोई मोबाइल या लैपटॉप यूज कीजिए, अगर आवाज कम आ रही है ना तो दूसरा कोई स्क्रीन ले लीजिए तो शायद हो सकता है। हाँ। किसी और को कुछ क्वेरी है इसमें कि हम आगे नेक्स्ट पेज पे जाएं? या सो व्हाट विल डू सर, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं सर। और इसमें अगर आपको किसी को भी कुछ क्वेरी है तो यू कैन जस्ट टेक इट आउट और यू कैन पोस्ट इट इनटू चैट आल्सो। अगर आप अनम्यूट या इसमें आपको स्पीकर में कुछ इशू आ रहा है तो चैट कर सकते हैं, या फिर हम जब ये सेशन खत्म करेंगे तो आई विल गिव माय मोबाइल नंबर आल्सो, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, वी कैन चेक इट आउट द प्रॉब्लम। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इज इट ओके सर? ओके, तो जो हाँ, यस, थैंक यू। तो अभी हमने देखा है कि वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स हम किस तरीके से करते हैं। सो वहाँ पे सैम्पलिंग किस तरीके से होता है, ऑडिटिंग किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ वाउचर्स किस तरीके से आते हैं, और जो हमारे ऑडिटर है या जो मेरे जो सीनियर्स हैं उनको एट अ ग्लांस इमीडिएटली यहाँ पे डेटा के ऊपर हमने जो काम किया है वो इमीडिएटली यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर आपको ऑडिट में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको दिखाने पड़ते हैं, इसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं टैली में, वो हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब उस स्क्रीन में ही अगर आप राइट में देखेंगे तो मास्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में, थर्ड ऑप्शन आता है रिलेटेड पार्टी। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो जितने भी लेजर्स हैं पूरे इस पर्टिकुलर कंपनी में रिलेटेड टू
डेटर्स हो या आपके क्रेडिटर्स हो, वो आपके पूरे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। और इसमें से अगर आपको लगता है कि जो पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इस पर्टिकुलर कस्टमर की, उसको आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये पार्टी है एएमसी कंप्यूटर्स, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है और ये रिलेटेड पार्टी है इस पर्टिकुलर कस्टमर के। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया है अपडेट करके, उसको मैं अपडेट करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लेता हूँ कि यस इस रिलेटेड पार्टी, इसके रिलेशन टाइप क्या है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। ओके ओके, उसके बाद फिर और एक है फॉर एग्जांपल ये अजूरा सिस्टम है, इसको भी मैंने सिलेक्ट किया है, इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि यस दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे 2 पार्टीज आ गए यहाँ पे अजूरा सिस्टम, इसको मैं एस्केप करता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप एंटर करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इमीडिएटली जो कुछ भी हमने वहाँ पे डिफाइन किया था कि कौन से में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये अजूरा सिस्टम है, ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में आता है और एबीटी कंप्यूटर्स हमने लिया था, उसके आगे इसके कितने टोटल वाउचर्स है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और जस्ट यहाँ पे आपको एंटर करना है, आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है या सही है या इसको आपको रिपोर्ट करना है, तो अब यू कैन डू दी रिपोर्टिंग आल्सो। और इसका अगर आपको ऑडिट करना है तो जैसे हमने पहले देखा था उस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है और इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का भी आप इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम अपने जो ऑडिट वर्किंग पेपर है उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थर्ड है फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस मतलब अगर आपके जो कस्टमर है वो बेसिकली मल्टी करेंसी में डील करते हैं, मल्टी करेंसी मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है और वहां पे उनके कुछ ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं। तो आप सब लोगों को मालूम है कि टैली में हमारे पास ये जो फीचर है मल्टी करेंसी का उसको हम यूज कर सकते हैं और ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस वगैरह जो होते हैं इसको हम टैली में हैंडल कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर ने उस तरीके का उनका बेसिकली बिजनेस है और कस्टमर ने टैली में से अगर मल्टी करेंसी यूज करके ये ट्रांजैक्शंस किए हैं तो ये ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे डिफाइन मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ये 7 है तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ पेमेंट रिसीट्स वगैरह, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे और आपको इसके ऊपर अगेन ऑडिट करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसको सिलेक्ट करना है, चेक करना है, एंटर करना है और अगेन आपको वेदर यू नीड टू पुट इट इनटू ऑडिटेड एक्सटर्नल क्लियरिफिकेशन, इंटरनल क्लियरिफिकेशन, आप आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार आप इस पर्टिकुलर जो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एमएसएमई ट्रांजैक्शन। अगेन आपको मालूम है कि अभी करंटली हमारा जो फोकस है गवर्नमेंट का वो एमएसएमई के ऊपर है और इससे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं। तो ये अगर ट्रांजैक्शन है अगर अगेन आपको अपने जो ऑडिट में उसको रिपोर्ट करना है तो अगेन आपको सिंपल है, सेम आपको वही स्टेप्स फॉलो करनी है विच बिकम्स वेरी वेरी इजी। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, उसके बाद आपको जाना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंटर करना है। तो अगेन आपके पास पूरा लिस्ट ओपन आ जाएगा यहाँ पे आपके डेटास और कस्टमर्स का। फिर अगेन आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टैग किए है, कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेस है, कुछ माइक्रो है, कुछ मीडियम है। अगर मुझे लगता है कि ये यूरोसॉफ्ट है, इसको अगेन स्पेस बार देना है, सिलेक्ट करना है, इसको अपडेट करना है एंड यू कैन डिफाइन इट कि ये जो पर्टिकुलर पार्टी है वेदर दैट फॉल्स इनटू मीडियम है, माइक्रो है, स्मॉल है, उस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसका नंबर है वो आप नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और अगेन इस पर्टिकुलर पार्टी से जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ पे एंटर कर दिया एमएसएमई ट्रांजैक्शन एंटर करना है आपको, तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे देखो ये यूरोसॉफ्ट का हमने लिया था, अगेन आप एंटर कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं सैम्पलिंग करके, या फिर आपने जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको ऑडिटेड है या ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो है आपके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें अभी हमने देखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसे इसको डिफाइन करना है, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एमएसएमई ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और लास्ट में हमने एक ऑप्शन दिया है वो है सैलरी एंड वेजेस का। तो आप सब लोगों को भी मालूम है कि टैली जो है, टैली में पेरोल का भी ऑप्शन हमने दिया है कि जहाँ पे आप जो कंपनी है, ये कंपनी अपनी जो वर्कर्स हैं या जो स्टाफ मेंबर है उनके सैलरीज वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं थ्रू पेरोल। तो अगेन सेम थिंग कि अगर कस्टमर ने यहाँ पे पेरोल इनेबल किया है और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है आपको ये सैलरी एंड वेजेस में आपको दिख जाएंगे और आप इसको आप एंटर करके आप इसको ऑडिट कर सकते हैं। जैसे ये अप्रैल है तो मैंने एंटर किया तो नंबर ऑफ अकाउंट्स ब्रांचेस कितने, एडमिन कितने हैं, सेल्स ब्रांचेस कितने हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हेडकाउंट, ये सब कुछ आप आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और उसका सैम्पलिंग ऑडिट आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा जो ऑडिटिंग का पार्ट है ये काफी इजीली
हम टैली में हैंडल कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ पाउचेस हमने देखा, अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हमने देखा, फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस हमने देखे, एमएसएमई को किस तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है और उस पर्टिकुलर एमएसएमई ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हम अपने ऑडिट में ऐड कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और अगर कस्टमर पेरोल यूज करता है तो सैलरी और वेजेस रिलेटेड जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस है उसको भी हम ऑडिट के पार्ट में बाय यूजिंग टैली हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दी ऑडिटिंग पार्ट इनटू टैली इटसेल्फ। अगर आपने देखा होता तो हमने कुछ भी यहाँ पे मतलब मैनुअल कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो टैली के डेटा में ही किया है, and it becomes very very easy and very very fast also to do the auditing in Tally itself. Okay, so now the last part is about the data analysis. तो डेटा एनालिसिस का जो पार्ट है, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन टू टैली। जनरली हम जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम सीए लोगों से मिलते हैं, तो हम जब जनरली चेक करते हैं कि अभी सिंपल एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बैलेंसेस हमको वेरीफाई करना है कि इस ईयर के जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है वो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो उसके मैच होता है नहीं होता है। तो जनरली हमने जो ऑब्जर्व किया है, या हम जो ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं उसमें हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम लेते हैं, और ट्रायल बैलेंस में अगर कहीं पे भी डिफरेंस हमको दिखाई देता है तो हम उसके ऊपर फिर चेक करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और इस हिसाब से हम अपना जो एनालिसिस है वो एनालिसिस करते हैं। तो अगर डेटा थोड़ा ज्यादा वगैरह है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो इसमें हमको काफी टाइम लगता है ये पर्टिकुलर एनालिसिस करने के लिए। तो यही हमने टैली में किस तरीके से दिया है, कितने इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, वो हम अभी देखते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस की जितना भी डेटा अपने पास अवेलेबल है, कस्टमर का डेटा अवेलेबल है, उसको हम कितने अलग अलग तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस यू कैन हैव योर ओन ऑब्जर्वेशंस। तो इसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं टैली में, वो हम देखते हैं अभी। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये ऑडिटेड जिसका हमको ऑडिट करना है, वो 12-13 की कंपनी है। तो अभी हमने क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी को लास्ट ईयर का जो हमने ऑडिट किया है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर कंपनी का हमने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जाना है और उस पर्टिकुलर कंपनी की लास्ट ईयर ऑडिटेड जो कंपनी है, जो टैली में डेटा है उसका, उसको आपको यहाँ पे कंपेयर कंपनी में डालना है। जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो उसका जो कुछ भी रिस्पेक्टिव आईडी पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर कंपनी श्री कृष्णा ट्रेडर्स 11-12। तो इस ईयर का मेरा जो डेटा है, इस पर्टिकुलर डेटा को टैली लास्ट ईयर का जो ऑडिटेड वाला डेटा है उसके साथ कंपेयर करता है, और उसके साथ कंपेयर करने के बाद आपको बहुत अलग अलग तरीके से उसके जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो आपको दिखा देता है कि किस तरीके से एनालिसिस होता है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, जो बेसिकली हमारे अकाउंटिंग मास्टर्स होते हैं, उसको किस तरीके से टैली आपको रिप्रेजेंट करता है वो हम देखेंगे। जस्ट आपको करना है क्या कि बस चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो ऑप्शन दिया है वेरिफिकेशन चार्ट ऑफ अकाउंट, इसको आपको एंटर करना है। तो देखिए जैसे आप एंटर करेंगे इमीडिएटली आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे एक्सेप्शंस दिखाई देंगे, ये अलग अलग तरीके के। ओके, और within few seconds you will able to see the various exceptions I can say। यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर का हमने डेटा लिया है 11-12 का, और इसके साथ दिस ईयर का जो डेटा है वो यहाँ टैली चेक कर रहा है। तो आपको किस तरीके के एक्सेप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे, अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप जिसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो जितने भी रेजस या मास्टर्स इस पर्टिकुलर कंपनी में है उसमें इस पर्टिकुलर टाइप में यहाँ पे आपको उसके ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, बट ड्यूरिंग द पीरियड उसमें कुछ ट्रांजेक्शंस किए गए हैं और उसके लिए ना कोई ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग है। तो आप अगेन ही चेक कर सकते हैं आपके एनालिसिस पर्सपेक्टिव। ओके, सेकंड है नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर में ये जो डेजर्स है ये अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको विद द लास्ट वाउचर डेट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सेकंड है नॉट यूज्ड। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू कैन चेक विद द कस्टमर्स डेटा। नॉट यूज मतलब ये जो 30 लेजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये सिर्फ क्रिएट किए गए हैं कस्टमर ने, इसको ना उसने लास्ट ईयर में यूज किया है ना इसने इस ईयर में यूज किया है। तो इससे क्या हो सकता है कि इससे शायद ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेशन ऑफ लेजर हो सकते हैं, या एक ही लेजर को दो बार क्रिएट किया गया है, एक लेजर को मतलब डिफरेंट तरीके से उसको एंट्रीज वगैरह की गई हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये भी आप चेक कर सकते हैं। इससे ऐसा भी होता है कि आपके जो टैली का डेटा है वो भी अननेसेसरी हेवी हो जाता है, कि ये जो लेजर्स है ये मतलब अननेसेसरी वहां पे कस्टमर के जो टैली का डेटा है उसमें वो क्रिएट करके वहां पे रखे, लेकिन उसका यूज नहीं किया गया है।
तो यू कैन आस्क टू द कस्टमर कि ये जो लेजर्स है आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने इसको किस लिए यूज किया। अगर आपका यूजफुल नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हैं टैली में से। नॉट यूज इन करंट ईयर, इस पर्टिकुलर ईयर में क्रिएट नहीं किया है। ओनली बैलेंसेस लास्ट ईयर यूज इन करंट ईयर, ओनली बैलेंसेस नो ट्रांजेक्शंस। ये जो लेजर्स है इसमें सिर्फ क्लोजिंग दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसमें कोई भी ट्रांजेक्शंस किए गए नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। रीग्रुप लेजर, अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू चेक कि लास्ट ईयर ये पर्टिकुलर लेजर था, वो पर्टिकुलर लेजर लास्ट ईयर में था डेटर्स के अंदर, लेकिन इस ईयर वो क्रेडिटर में आ गया है। दूसरा जो ये विनायका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, ये लास्ट ईयर में था क्रेडिटर्स के अंदर, लेकिन ये इस बार डेटर्स के अंदर गया है। यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की ये किस तरह क्यों इसका रीग्रुपिंग हो गया है। रेवेन्यू लेजर्स हैविंग ओपनिंग बैलेंसेस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू चेक कि रेवेन्यू लेजर्स को आपको मालूम होता है कि जनरली उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, लेकिन ये आप यहाँ पे एंटर करके इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर लेजर है या पर्टिकुलर मास्टर है उसको ओपनिंग बैलेंस क्यों आया है यहाँ पे और यूज इन करंट ईयर। तो इस तरीके से टैली क्या करता है कि लास्ट ईयर का जो ट्रांजेक्शन है, लास्ट ईयर की कंपनी है, इस ईयर कंपनी से वो कंपेयर करता है और आपको अलग अलग तरीके के एनालिसिस आपको देता है। नॉट नेसेसरी ये जो लेजर्स हैं या ये जो आपको जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन दीज आर एक्सेप्शंस और आप उस एक्सेप्शंस को इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपके बेसिकली कस्टमर के डेटा के हिसाब से आप इसको ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप खुद का जो ऑडिट है उसको आप फाइनल कर सकते हैं। ओके, सेकंड है अगेन स्टॉक आइटम। तो जैसे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट देखा, मतलब अकाउंटिंग मास्टर्स हमने देखे, वैसे स्टॉक आइटम में आता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक। ये आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग अलग था, इस ईयर का ओपनिंग अलग है, तो ये आप यहाँ पे इमीडिएटली देख सकते हैं। नेगेटिव स्टॉक कौन से है, नॉट यूज्ड स्टॉक कौन से है, अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू चेक। ओनली बैलेंसेस नो ट्रांजैक्शन यूज्ड इन करंट ईयर। तो ये अलग अलग तरीके के एक्सेप्शंस जो है आपको इमीडिएटली यहाँ पे पता चल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बता रहा था कि बैलेंसेस अगर हमको चेक करने क्लोजिंग बैलेंसेस विद ओपनिंग बैलेंसेस, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस का। इसको सिर्फ आपको एंटर करना है। तो जैसे आप देखिए एंटर करेंगे, आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आपके सामने रिपोर्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, पर्टिकुलर ग्रुप का ओपनिंग बैलेंस क्या है, और जहाँ पे आपको ये रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड मतलब यहाँ पे उसका डिफरेंस है। तो ये आपको इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ग्रुप में ये डिफरेंस आ रहा है और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्शन में क्लिक कर दिया, राइट हैंड साइड पे एक्सेप्शन में क्लिक किया था, आपको सिर्फ एक्सेप्शन वाले ही यहाँ पे आपको ग्रुप्स दिखाई देंगे। जस्ट आप एंटर करेंगे और एंटर करके फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से लेजर में डिफरेंस आ रहा है, एंड यू कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई ये किसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, एंड यू कैन चेक विद द कस्टमर डेटा इमीडिएटली। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है आपको फ्यू सेकंड्स में आपके सामने आ गया, और इससे आपका काफी टाइम बच जाता है, काफी एनर्जी बच जाती है, और आपके जो डेटा का ऑडिट है वो काफी आप फास्ट इसको हैंडल कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर नेक्स्ट पार्ट है, वो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर इन टैली टिपिकली फ्रॉम दी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरीके के एनालिटिकल टूल्स यूज करते हैं कस्टमर का डेटा चेक करने के लिए। तो ये डिफॉल्ट हमने टैली में दे दिया है एनालिटिकल प्रोसीजर। इसको क्या करना है, तो जैसे आपको उसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को मालूम है कि टैली में हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो टैली में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एट मोस्ट यहाँ पे हमने दी है कि यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर बेस ग्रुप का कोई भी बेस ग्रुप के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं विथ एनी काइंड ऑफ पीरियड। मतलब क्या, अगर आपको कंपेयर करना है ग्रुप टू ग्रुप, यू कैन कंपेयर ग्रुप टू ग्रुप। अगर आपको लेजर का ग्रुप के साथ कंपेयर करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप का लेजर के साथ करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप का कॉस्ट सेंटर के साथ क्रिएट कंपैरिजन करना है वो आप कर सकते हैं। मतलब आप जिस तरीके से पर्टिकुलर कस्टमर का एनालिसिस करना चाहते हो अपने हिसाब से, वो पूरा हमने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैं ये ग्रुप टू ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बेस ग्रुप लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने यहाँ पे ग्रुप ले लिया है, एंड आई वांट टू कंपेयर द कस्टमर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विद से फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, ओके, विद लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड विद दिस फाइनेंशियल एज कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे देखिए, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस मुझे पता चल जाएंगे। करंट पीरियड में मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस है वो अराउंड 61 लाख थे। लास्ट ईयर वही एक्सपेंसेस मेरे थे 42 लाख। So it's a variance of around 19 lakh rupees.
So that means there is an increase of 44% into expenses in this particular financial year. उसी को सेल्स रिलेटेड भी आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर मेरा सेल्स कितना था कस्टमर का, इस ईयर का मेरा सेल्स कितना है, और उसके साथ एज ए परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको पता चल जाता है कि लास्ट ईयर मेरे जितने भी इस पर्टिकुलर में सेल्स कितना था एज कंपेयर टू उसका परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, उसके बाद लास्ट ईयर का मेरा कितना था और इसका वेरिएंस कितना है, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन डू अ काइंड ऑफ एनालिसिस ऑफ द डेटा। और अगर मैं थोड़ा बात करता हूँ कि अगर आपने सिर्फ यही टूल यूज किया टैली में, तो अगर एक स्मॉल टू मिड साइज कंपनी है जहाँ पे डेटा जो है वो रिलेटिवली आपका जो ज्यादा नहीं है समझो, तो आप विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आप इस पर्टिकुलर एनालिसिस टूल को यूज करके आप मैक्सिमम जो है ऑडिट इसका खत्म कर सकते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर टूल to the maximum extent, so you can get the benefit out of it, and you can see the power of simplicity of Tally over here. Okay. नेक्स्ट आते हैं पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। अगेन कस्टमर अगर परचेस ऑर्डर सेल्स ऑर्डर टैली में यूज करता है तो आपको इमीडिएटली पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से हैं ये आपको पता चल जाएगा। आउटस्टैंडिंग कितना है, रिसीवेबल कितना है, पेएबल कितना है, जस्ट एंटर करेंगे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगेन रेड डिनोमिनेट्स द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या है कि ये रिसीवेबल का है लेकिन रिसीवेबल में क्रेडिटर आ गया है, तो ये क्रेडिटर क्यों रिसीवेबल में आ गया है, यू कैन चेक इट विद दिस। अनदर गुड पार्ट ऑफ दिस रिपोर्ट इज दैट यू कैन गेट द ऑन अकाउंट वाउचर्स आल्सो। तो टैली में अगर आप देखेंगे तो जो हम नॉक ऑफ करते हैं बिल्स को, वो ऑन अकाउंट और बिल बाय बिल कर सकते हैं। तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि बिल बाय बिल करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं यहाँ पे भी अगर कस्टमर ऑन अकाउंट है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेजर में ऑन अकाउंट कितने वाउचर से। आप कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप ऑन अकाउंट निकाल के वहाँ पे बिल टू बिल उसको नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो ये अगर आपको पेंडिंग रिसीवेबल और पेएबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी रिलेटेड है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकेंड है पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसीट्स। तो पीरियोडिक पेमेंट एंड रिसीट्स मतलब जो कस्टमर्स के जो पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया या फिर आपका जो लाइट बिल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, तो ये जो चीजें होती हैं जो कंटिन्यूसली पीरियोडिक लेजर हो सकती हैं, तो वो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगेन यू कैन डिफाइन इट कि कौन कौन से लेजर्स को हमको पीरियोडिक में लेना है, और यहाँ से अगर कोई एक्सेप्शंस वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने रेंट का देख रहे हैं, तो रेंट में आपको दिख रहा है कि ये मई में हमने 1,50,000 का रेंट दिया है, उसके बाद जून जुलाई में कंटिन्यूसली 1 लाख है, और फिर अप्रैल में 75,000 है। तो ये वेरिएशन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जनरली रेंट वगैरह होता है तो वो कांस्टेंट हमारा होना चाहिए जो हम रेंट पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफिस भी क्योंकि फरवरी में 2 क्यों दिए गए हैं, तो आप इसको एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 2 वाउचर्स हैं रेंट के ये क्यों दिए गए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में। तो आप यहाँ से एंटर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दी ऑडिट अगेन एज पर दी नॉर्मल प्रोसेस। ओके। अगेन रिलेटेड रिपीटेड ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर लेजर उस पर्टिकुलर लेजर में वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेकंड इज द लास्ट वन इज अबाउट द आरएसएफ। आरएसएफ मतलब रिलेटिव साइज फैक्टर है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप चेक कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एक्सेप्शंस इनटू द एनालिसिस पार्ट, डेटा एनालिसिस। इसको मैं एंटर करता हूँ आरएसएफ में, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेजर्स दिखाई देंगे, लेजर्स के नाम दिखाई देंगे, और उसके सामने देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिलेटिव साइज फैक्टर, और उसके आगे एक न्यूमेरिक नंबर आपको दिखाई देगा 17.70, 13, 5, 5, 5, 4। तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफिस का ये जो लेजर है उसका आरएसएफ है 13.39, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसको फॉर्मूला भी दिया है हमने कि आरएसएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आरएसएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है कि 75,000 डिवाइडेड बाय 5600। मतलब क्या है कि ये 75,000 जो है ये मतलब उसका हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर्टिकुलर लेजर में, उसको हम डिवाइड करते हैं इमीडिएट लोअर वैल्यू के साथ। तो हाईएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इमीडिएटली लोअर वैल्यू के साथ उसको हम डिवाइड करते हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर आपको नंबर दिखाई देता है। अभी नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर जितना हायर
आरएसएफ होता है वो क्यों एक्सेप्शंस में हमको चेक करना इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का ये लेजर है, और आपको जनरली मालूम होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर रेंज में होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के होते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 4600, 4800, 4900, 5000, तो इट वेरीज फ्रॉम से अराउंड 4600 टू 5000 रुपीज, 5500 रुपीज। तो मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में एक पर्टिकुलर जो लेजर है वो पर्टिकुलर बिहेव होता है। तो ऐसा जनरली होता नहीं कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो सडनली 4.5 से कम होके इमीडिएटली 1000-2000 रुपए आता है, तो ऐसा तो जनरली होता नहीं है। या फिर सडनली मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस जो है वो 5-5,500 से चेंज होके एकदम 10,000 या 15,000 हो नहीं सकते हैं। तो आरएसएफ क्या करता है कि जितना आपका हायर आरएसएफ है उतना मतलब वहां पे एक्सेप्शन वहां पे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मूवमेंट का मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन सडनली यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 फेब का एक हमारा एंट्री है जो दिख रहा है 75,000 का। मतलब इसका सिग्निफिकेंस ऐसा होता है कि एक उस पर्टिकुलर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो सडनली मूव होकर 4,500 से लेके 75,000 तक गए। तो ये तो मतलब देखने की चीज है कि ऐसा क्यों हो गया है। तो अगर उसको रिलेट करना चाहते हो तो आप जस्ट एंटर करेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वाउचर में भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे नरेशन में आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है बीइंग दी परचेस ऑफ जनरेटर, मतलब उस पर्टिकुलर कस्टमर ने जनरेटर परचेस किया है विच इज द कॉस्टिंग ऑफ 75,000, लेकिन उन्होंने उसकी एंट्री जो की है वो एंट्री की है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में। तो ये तो मतलब जो जनरेटर उन्होंने परचेस किया ये सही है, लेकिन उसकी एंट्री जो है ये एंट्री उन्होंने डिफरेंट लेजर में की है। तो आपको उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एंट्री को आप इस तरीके से नहीं कीजिए, तो आप लेकिन आपको वो अलग तरीके से आपको उसको एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जितने भी हायर यहाँ पे आरएसएफ है आप इसको चेक कर सकते हैं, और यू कैन आइडेंटिफाई दी variations or find out the immediate exceptions also. Even RSF can be used to define your kind of say, मतलब आप उसको रूल भी आप सेट कर सकते हैं कि जिसका आरएसएफ से फॉर एग्जांपल 4 से ज्यादा है या 5 से ज्यादा है, वो पर्टिकुलर लेजर का हम डिटेल में जाके उसका हम ऑडिट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज जो है ये अपने ऑडिट के रूल्स डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरएसएफ कैन आल्सो बी यूज्ड very much into audit part. Okay, the next part is we have given some other analysis also, like for example interbank transactions. तो कस्टमर के जो कुछ भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होते हैं वो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द रिकंसिलिएशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसमें कोई डिले वगैरह है तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इंटरबैंक ट्रांजेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, अगर कहीं पे भी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं डिले में जाके। कैश विड्रॉल्स डिपॉजिट अगेन सेम थिंग, जो हम कैश विड्रॉल्स या डिपॉजिट करते हैं वो भी यहाँ पे पता चल जाएंगे विद द नंबर ऑफ डिले डेज विद द रिकंसिलिएशन। तो यू कैन चेक कि वहां पे डिले क्यों हो गया है, विड्रॉल होता है या कैश डिपॉजिट होता है तो वो जनरली सेम डे या नेक्स्ट डे होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा नंबर ऑफ डेज वहां पे डिले है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये क्यों हो गया है। उसके बाद हमने दिया है ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे। अगेन यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, हॉलीडे कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं कि कस्टमर के हॉलीडे कौन कौन से डेज के हैं, सैटरडे है, संडे है। उसके साथ साथ उनके जो हॉलीडेज हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से हॉलीडेज हैं। और समझो उस पर्टिकुलर केस में और कंटिन्यूसली हॉलीडे में भी अगर आपके ट्रांजैक्शन होते हैं तो यू कैन चेक, फॉर एग्जांपल ये अटेंडेंस यहाँ पे दिख रहा है संडे कंटिन्यूसली 30th को, और यहाँ पे कंटिन्यूसली एंट्रीज हुई है। तो आप चेक कर सकते हैं कि संडे के दिन किस तरीके से यहाँ पे एंट्री हो रही है। एक्सेप्शन माइट बी डिफरेंट केस, बट अगर कंटिन्यूसली उस केस में यहाँ पे एंट्री हो रही है तो यू कैन चेक एंड यू कैन हैव योर ओन ऑब्जर्वेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। अगेन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन जो आरएसएफ में हमने देखा था उसी तरीके का भी ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएंस अगर ज्यादा है तो यू कैन चेक इट आउट कि ये यहाँ पे ज्यादा वेरिएंस क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, 1 मिनट, यस। नेक्स्ट इज पेंडिंग एडवांसेस अगर है, समझो आपने एडवांस वगैरह कोई दिया है तो वो अगर दिया है तो वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एडवांसेस वाला पार्ट। उसके बाद स्टेल चेक्स या इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टेल चेक्स है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब ये एजिंग यहाँ पे इतना 300 डेज दिखा रहा है, तो वो क्यों दिखा रहा है, रिकंसिलिएशन अभी तक हुआ नहीं है तो वो क्यों नहीं हो गया, या फिर उसका कोई दूसरा रीजन है क्या। यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन रीजन ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आल्सो।
this is how we can do you can do the audit by using Tally itself. मतलब अगर हमने देखा तो अगर हमने यहाँ पे अलग-अलग तरीके के डेटा एनालिसिस के टूल हमने देखे हैं अभी, जहाँ पे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस आप चेक कर सकते हैं, पीरियोडिक पेमेंट्स दे सकते हैं, आरएसएफ हमने देखा कि काफी यूजफुल फीचर है। तो इसमें से हमने टूल्स यहाँ पे हमने आपको अवेलेबल करके दिए हैं। इसमें आपको जो लगता है कि जो टूल है आपके लिए काफी यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस टूल को यूज करके आप जो टोटल आपकी जो टाइम सेविंग है वो काफी यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी इफिशिएंसी आपकी काफी बढ़ जाएगी इसमें। और इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ भी आपने यहाँ पे ऑडिट किया है वो पूरा ऑडिट टैली के कंपनी में ही सेव हो जाता है। तो मतलब अगर आपके पास कस्टमर का डेटा अवेलेबल है जो आपने ऑडिट किया है, तो आप यहाँ पे एंटर करके देख सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या-क्या किस तरीके से ऑडिट यूज किया है, सैम्पलिंग मेथड हमने कौन-कौन से यूज किए हैं, व्हिच कैन बी यूज्ड इन पीयर रिव्यू आल्सो, कि आपने किस तरीके से सैम्पलिंग किया है, कौन सा मेथड आपने यूज किया है, उसमें से कितने के जो ऑडिट है वो ऑडिट हो गए, ऑब्जर्वेशन किस तरीके से हमने डाला है। तो ये सब कुछ चीजें जो है, ये सब कुछ चीजें आप टैली में ही यूज कर सकते हैं। और ओवरऑल आपका जो ऑडिट है वो ऑडिट आप कम से कम टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ द पार्ट्स इनटू ऑडिट, हाउ वी कैन यूज द टैली ऑडिट to improve overall the efficiency of the audit program basically. So this is what I just wanted to share you. So